हाय गाइस। सो गाइस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया था वो बेसिकली वो 3 बार आया था। 1789 में, 1830 में, 1848 में। और उनके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे यूरोप की बाकी कंट्रीज के ऊपर, अब हम समझेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन, हमारी पहली फ्रांस की छींक जो कि आई थी 1789 में। वैसे तो हम 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी इस टॉपिक को काफी हद तक पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 1774 में लुई 16 को थ्रोन मिला था और काफी सारी प्रॉब्लम काफी सारी वहां कॉजेज थे। मेजर 4 कॉजेज को हमने डिस्कस किया था, सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, इंटेलेक्चुअल कॉज, जिसके बेस पर हमने ये देखा कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया अगेंस्ट दी मोनार्क लुईस दी 16। ओके, सो वहां पर मोनार्क को एग्जीक्यूट कर दिया एंड डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट आई वहां पर। फॉर एग्जांपल 1791 में नेशनल असेंबली आई जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया एंड 1792 में कन्वेंशन गवर्नमेंट आई। 1793 से लेकर 94 तक रेन ऑफ टेरर रहा एंड 1794 से लेकर 1799 तक डायरेक्टरी रूल ऑफ गवर्नमेंट रही। ओके, अब उसके बाद नेपोलियन आ जाता है। ये जो एक पूरा चेंज चला, जो पूरा चेंजेस का चेंज चला, इन चेंजेस ने फ्रांस के अंदर क्या बदलाव करे और इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप की जो बाकी कंट्रीज थे उनके ऊपर क्या रहा। ओके, अभी फ्रांस में क्या चेंजेस हुए हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस के अंदर फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि भाई हम एक दूसरे से अलग हैं, तो हम सबके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम सब एक यूनिटी में बन सके और जो भी हम पर एब्सोल्यूट मोनार्क है और जो भी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है उसको अपोज कर सके, क्योंकि जब हम यूनिटी में रहेंगे तभी हम उसको अपोज कर पाएंगे। तो वो कॉमन फीलिंग को जनरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए उनको देखते हैं। द आइडिया ऑफ द ला पैट्री, द फादरलैंड and les citoyens, the citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal right under a constitution. Guys, आपको पता है 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क ने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनी थी 1791 में, जिसके अंदर वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था दी फादरलैंड एंड द सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब था, वहां पे लोगों को बताया गया कि देखो हम सब ना एक ही फादर के बच्चे हैं, ठीक है, हम सब बेशक एक दूसरे से अलग हो सकते हैं इन दी मैनर ऑफ दी लैंग्वेज, रिलीजन एंड कास्ट एंड ऑल, बट हाँ हम सब कहीं ना कहीं एक है, एक यूनिटी में है और हम सब एक ही फादर के बच्चे हैं। ओके, ये जो फीलिंग हमको रखनी पड़ेगी तभी हम एक यूनिटी में रह सकते हैं, और जब हम यूनिटी में रहेंगे तभी हम अपने राइट्स को अपने राइट्स को पाएंगे। ओके, और क्या स्टेप लिए गए यूनिटी में रहने के लिए। फ्रांस के लोगों ने खुद का फ्लैग बनाया जो कि ट्राई कलर था। आपको कलर का सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। ये बोर्ड के 1 मार्कर के फॉर्म में, एनटीएससी में भी दोनों में आ सकता है ये। आपको लेफ्ट से लेकर राइट तक का सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, जंबलिंग फॉर्म में आ जाता है ये। इसका सीक्वेंस है ब्लू, व्हाइट, रेड, आपको याद रखेगा, जो कि तीनों स्टेट को, ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों को ही एक लेवल पे ला रहा है, ठीक है। जबकि सोसाइटी पहले कैसे हुआ करती थी, वर्टिकल होती थी, बट यहाँ पे सोसाइटी को कैसे लाके खड़ा कर दिया है, हॉरिजॉन्टल। मतलब ये तीनों स्टेट अब इक्वल है। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, तीनों स्टेट क्या है, इक्वल है। और क्या स्टेप लिए गए कंट्री के अंदर कॉमननेस जनरेट करने के लिए। स्टेट जर्नल, जो कि उनका पहले पार्लियामेंट हुआ करता था, असेंबली बॉडी होती थी, अब इन्होंने उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया है। अब वो स्टेट जर्नल नहीं रहा है, मतलब वहां पे जो लोग जो सिटीजन आएंगे अब वो स्टेट के बेस पे डिवाइड नहीं है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ अ सिंगल नेशन। इसलिए इन्होंने नेम रखा नेशनल असेंबली। देन और क्या स्टेप लिए, आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि नेपोलियन इन्वेड करता है फ्रांस के अंदर, और उसके आने के बाद उसने बहुत सारे चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल उसने कंट्री के अंदर अलग अलग प्रोविंसेस में जो अलग अलग मेजरमेंट यूनिट चल रहे थे उनको कॉमन किया। उनको कॉमन करने से ये हुआ कि कम से कम जो ट्रेडर थे वो यूनाइट हुए, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट था वो यूनाइट हुआ। बेशक ट्रेडिंग के बहाने ही सही लोग कम से कम और यूनाइट तो हुए। ओके, यहाँ पर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वॉज अडॉप्टेड। ना सिर्फ मेजरमेंट यूनिट को यूनिफॉर्म किया गया था, इवन कुछ ऐसे लॉज भी थे
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी यूनिफॉर्म किया गया था। और इससे फ्रांस के जो लोग थे उनके बीच में एक यूनिफॉर्मेशन आने की वजह से यूनिटी फॉर्म हो पाई थी। ओके, रीजनल डायलेक्ट्स, अब गाइज एक कंट्री के अंदर छोटे छोटे प्रोविंसेस में, छोटे छोटे एरिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। एक कहावत है, एक कोस बदले पानी और 1.5 कोस बदले वाणी। मतलब जब भी हम छोटे छोटे एरिया को कवर करते हैं तो वहां पे लोगों के बोलने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी लाइक जरा से एरिया को आप क्रॉस करोगे तो आपको लोगों के बोलने का जो लाइक एक्सेंट है उसमें चेंजेस दिखेगा। सो यहाँ पर कई तरीके के डायलेक्ट्स है फ्रांस के अंदर। अब उन डायलेक्ट्स क्योंकि वो डिफरेंट है, लेकिन हमको चाहिए एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जिससे कि लोग अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कर सकें। इसलिए फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, जो कि पेरिस के अंदर लिखनी और बोली जानी मैंडेटरी कर दी। कि पेरिस क्योंकि कैपिटल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉइंट है, सो वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज को लिखा जाएगा, बोला जाएगा, और बाकी के लोग भी इस लैंग्वेज से खुद को कनेक्ट करें अगर वो कर सकते हैं, ताकि एक कॉमन लैंग्वेज उनके पास रहेगी तो कहीं ना कहीं वो उस कॉमन लैंग्वेज से अपना आपको क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो 1789 में फ्रांस के अंदर ये कुछ चेंजेस आए थे जिनसे कि वहां पे लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे, इमोशनली सेंटिमेंटली अपनी जो पहचान थी वो अपने नेशन के साथ जोड़ रहे थे, अपनी इंडिविजुअल जो पहचान है उसको साइड में रखकर। सो इतना सब कुछ ऑलरेडी हो चुका था एंड जो रही कहीं कसर थी, जो बची कुची कसर थी, वो नेपोलियन के आने से पूरी हो गई। ऑल्दो नेपोलियन के इंटेंशन डिफरेंट थे, बट हाँ उसने आकर लोगों को एक डेमोक्रेटिक विजन, और उसके आने से जो लोगों के पास जो डेमोक्रेटिक विजन था वो और स्ट्रांग हो गया। ओके, सो वो चीज आप पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड, जो कि नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 5 की वीडियो में आप नेपोलियनिक कोड पढ़ेंगे। सो ये थी पार्ट 4 की वीडियो जिसमें आपने देखा कि फ्रांस ने जब अपनी पहली छींक ली, पहला रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, सो बेसिक उसमें ऊपर से क्या क्या चेंजेस हो गए। ओके, सो अगर आपको पार्ट 4 की वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें आप ये पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो, और असाइनमेंट वर्क भी है वहां पर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं पार्ट 5 की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।